जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप सबको क्लास 12 की फिजिक्स के वन लाइनर कह सकते हैं आप, जो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम विद्युत धारा टॉपिक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा, आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। आवेशित कण की अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, यानी आवेशित कोई कण है और उसके अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होने वाला है, इसको आपको लिखना है। तो बेटा, आपका ये क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो आप जानते हैं जे बराबर एन ई वी डी, क्या होगा, जे बराबर एन ई वी डी हो जाएगा आपका क्या, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। जो ये आपका जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वन लाइनर 1 नंबर का है और इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं सब। तो बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर अगर दोगुनी कर दी जाए। क्या है, कोई धातु है, उसके तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये निकालना है। तो बेटा, आपका अगर लंबाई खींचकर दोगुनी की जाएगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना होगा, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि नया प्रतिरोध होगा क्या, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। अगर 2 गुना करेंगे तो 4 गुना, 3 गुना करेंगे तो 9 गुना, यानी जो जितने गुना करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध कितना आएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, गतिशीलता किसे कहते हैं। क्या है, गतिशीलता किसे कहते हैं। तो गतिशीलता क्या है, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। एक लाइन का आपका बहुत छोटा सा क्या है आंसर है इसका, गतिशीलता का। गतिशीलता क्या है बेटा, तो जो है किसी भी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। म्यू बराबर बी डी अपॉन ई। बी डी क्या होगा आपका बेटा, अनुगमन वेग हो गया, ई क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। यानी अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुगमन वेग अनुगमन वेग हो गया बटे क्या हो जाएगा आपका, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, एक बार आप लोग आप समझ ही सकते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही आपका हो जाएगा इसमें। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का आपका, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से क्या क्वेश्चन है, जो वन लाइन वाला आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाए। तो बेटा, आपका इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखना है। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखना है। तो बेटा, इसमें क्या होगा, आपका बल को हम जानते हैं एफ से व्यक्त करते हैं, तो एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। क्यू क्या होगा आपका, कण का आवेश, क्या होगा, क्यू कण का आवेश हो गया। बी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र, और वी कण का वेग होगा। साइन थीटा जो है उनके बीच के बने कोण है। तो आपने क्या देखा, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण की बात की जाए तो उसके बल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, यह बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पे एफ क्या होगा, बल को दर्शाता है, क्यू क्या होगा, कण के आवेश को दर्शाएगा, बी क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और वी कण का वेग दर्शाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। क्या है,
दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, F/L μ0/2 I1 × I2 अपॉन R। इसको बराबर में लिख सकते हैं आप, या बराबर μ0/2 और इंटू I1 × I2 अपॉन R इंटू L कर देंगे। जो यहाँ अपॉन L था वहाँ उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर बेटा आपका चुंबकत्व एवं द्रव। इसमें से छोटी सी परिभाषा क्या निकल सकती है जो आपके एग्जाम में आए, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई, मान लीजिए कोई स्थान है, उसके गुरुत्व केंद्र से किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए। क्या है, कोई स्थान है, कोई फिक्स स्थान है, उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक क्या किया जाए, उस वस्तु को लटकाया जाए। तो चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसमें, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसके बाद में बेटा आपका हो जाएगा, इसमें आपका एक क्वेश्चन और है, किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई चल कुंडली है और उसका धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो धारामापी को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एमीटर और वोल्टमीटर का रूपांतरण कर सकते हैं, यानी एमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, एमीटर को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, यह धारामापी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो। तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखना है। तो आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन × मीटर पर एम्पियर। क्या है, न्यूटन × मीटर पर एम्पियर या वेबर होता है। ये आपको मैंने विकल्प वाले क्वेश्चन में कराया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो जाके आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। और बेटा आपका बीमा क्या हो जाएगा, mL/2 T/2 A⁻⁻1। m क्या है बेटा आपका द्रव्यमान है, l क्या है लेंथ यानी लंबाई है, लंबाई को आप मीटर में नापते हैं, यानी L/2 क्या मीटर स्क्वायर दास आएगा आपका वहाँ पे। t क्या है सेकेंड है, तो T/2 हो गया यहाँ, ये क्या आपका एम्पियर है। तो आपका बेटा यहाँ क्या होगा, न्यूटन × मीटर पर एम्पियर। एम्पियर ये देखिए आप पर है यानी बट्टे में है, तो यहाँ क्या लगा आपका माइनस में है, ये क्या है माइनस में, आप देख सकते हैं ये क्या है माइनस में है। और आपका जो mL/2 T/2 है, इसको क्या, इसका मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन × मीटर आ जाएगा। और ये क्या है स्वप्रेरण अन्योप्रेरण, इसके बाद देखेंगे हम अगला उसमें और ये क्या है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका स्वप्रेरण या अन्योन्प्रेरण का भी बीमा होता है। क्या होता है, स्वप्रेरण या अन्योन्प्रेरण दोनों का बीमा होता है। क्या, mL/2 T/2 A⁻⁻1। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान IRMS। क्या बेटा आपका प्रत्यावर्ती धारा की बात है तो धारा को हम I से व्यक्त करते हैं, वर्गमाद मूलमान की बात करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर होता है। क्या होता है, रूट R से रूट, M से मीन, S से स्क्वायर, तो RMS हो गया। बात है धारा की तो I, यानी क्या लिखेंगे IRMS हो गया, यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान। क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूलमान क्या हुआ आपका IRMS हो जाएगा। तथा धारा के शिखर मान, क्या है, धारा के शिखर मान को I0 से व्यक्त करते हैं। क्या है, धारा के शिखर मान को I0 से व्यक्त करते हैं। तो आपका चाहे BRMS हो चाहे RMS हो, IRMS हो, IRMS होगा तो बराबर आपका I0/√2 होगा। क्या होगा, IRMS बराबर I0/√2। अगर BRMS निकलेगा वर्गमाद मूल की बात है वेग का, RMS तो बराबर क्या हो जाएगा आपका B0/√2। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिएगा। अगर धारा की बात करेगा तो IRMS = I0/√2। अगर BRMS पूछ लिया आपका मान लीजिए तो आप क्या करेंगे, B0/√2 हो जाएगा इसके पे, यहाँ पे वेग की बात हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में विभव, और इसके बाद में आपका आता है LCR। क्या हुआ, LCR LCR प्रत्यावर्ती
धारा, क्या है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है बेटा, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का आपको सूत्र लिखना है। तो cos फाई बराबर R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, या cos फाई बराबर R अपॉन Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z आपका क्या होगा, प्रतिबाधा जिसे बोलते हैं। प्रतिबाधा क्या हुआ, प्रतिबाधा को आप देख सकते हैं लिखा है Z से व्यक्त करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होती है, रूट में R स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका प्रतिबाधा यानी Z आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात। क्या होगा, इसको आपको जानना था। तो आपने देखा क्या, अनुनाद की स्थिति, मान लीजिए अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध। तो प्रतिबाधा को हम Z से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध को R से, यानी Z बराबर क्या हो जाएगा, R। क्या होगा, Z बराबर R आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अनुनाद की स्थिति में आपने देखा क्या, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान। तो हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध है और LCR परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। तो परिपथ और LCR श्रेणीबद्ध है, तो आपका प्रतिबाधा बराबर क्या होगा, प्रतिरोध। तो Z बराबर R आपका हो गया। इसके बाद में क्या हुआ बेटा, आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। क्या हुआ आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये प्रकाश की चाल से अधिक होती हैं और ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनकी चाल क्या है बेटा, प्रकाश की चाल से अधिक होती है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है। और ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें जो है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल जो है प्रकाश की चाल से अधिक होता है। आप देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होगी। मान लीजिए कोई तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम का है, उसके एक्स किरणों की आवृत्ति निकालनी है आपको। तो लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य को किससे व्यक्त करते हैं बेटा, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 माइनस में, यानी 10⁻−10 मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो आपको क्या निकालना, क्या आवृत्ति बी निकालना है। तो हम जानते हैं बी बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है आपका, प्रकाश का चाल, और सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और क्या आपका जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻−10। क्या होती है, 10⁻−10। और इसको हम दोनों रखेंगे वैल्यू पे, तो आपका ये सॉल्व होगा तो 3 × 10⁸ हो जाएगा, क्योंकि माइनस में नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा। तो आवृत्ति क्या निकलेगी, 3 × 10⁸ हर्ट्ज हो जाएगी। मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम वाली तरंगदैर्घ्य के एक्स किरणों की आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ट्ज होगी। रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों और सूक्ष्म तरंगों की अनेक तरंगदैर्घ्य घटते क्रम में लिखिए। तो यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, उसके बाद उससे कम किसका है, उसके बाद किसका कम है, इस आधार पर लिखना है। जो सबसे ज़्यादा उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद यानी घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए आप छत से जीना पर से उतर रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपरी श्रेणी, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उसके नीचे, ऐसे ही आप नीचे उतर पाते हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सूक्ष्म तरंगों का। किसका, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य सूक्ष्म तरंगों का होता है। उसके बाद एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है, और गामा किरणों का एक्स किरणों की अपेक्षा कम होता है तरंगदैर्घ्य, और रेडियो तरंगों का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो आप देख सकते हैं
सबसे पहले क्या, सूक्ष्म तरंग, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें, फिर रेडियो तरंग। ये आपका चारों हो गया। एक क्वेश्चन है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। क्या क्वेश्चन है आपका बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार आप आसानी से समझिएगा। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई बिंदु है, उस पर कोई धन आवेश है, ठीक है, उस पर धन आवेश है। उस धन आवेश पे जो बल लगेगा उसकी तीव्रता को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसकी तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। एक बार आप फिर से लैंग्वेज को समझिएगा। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपने सीधे सीधे क्या पकड़ा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो सीधा सीधा आपको याद हो गया होगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे, उस पर धन आवेश पर जो भी बल लगेगा उसकी तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार समझिएगा फिर से आप, वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु लेंगे जिस पर क्या होगा, धन आवेश होगा, उस धन आवेश पे जो बल लगेगा उसकी तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा आपको, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ई को क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। एफ क्या है, आपका बल है, क्यू नॉट क्या है, आवेश। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है बेटा, आपका एम एल की पावर 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, यानी इसकी बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा जो होती है एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कैसी राशि बेटा, सदिश राशि। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। इसको एन अपॉन सी भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एफ क्या है, बल है। क्यू नॉट क्या है, आवेश है। और इसकी बीमा क्या होती है बेटा, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक ऐसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है। तो बेटा आपको मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा अपना नहीं करना चाहता हूँ। तो आप इसको पढ़िए और इसके आगे का हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।